student, let's get back to our first chapter of history. In our last video, हमने देखा था imperialism and colonialism, consequences of the industrial revolution और American revolution. Now come to the next part, the French revolution. The French revolution. देखिए अमेरिका से इंस्पायर होके फ्रेंच ने भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट एब्सोल्यूट मोनार्की इन फ्रांस. फ्रांस में मोनार्की चलता था, मतलब वही कि किंग और क्वीन का रूल चलता था. तो अमेरिकन अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस ने भी उसके अगेंस्ट में एक रिवॉल्यूशन, जो मोनार्की थी उसके अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया. अब फ्रेंच में क्या था कि सोसाइटी 3 क्लास में डिवाइड थी. जो फर्स्ट स्टेट थी वो थे क्लर्जी और ऑफिशियल्स ऑफ द चर्च, क्लर्जी क्लास. सेकंड जो थे वो थे नोबिलिटी, और जो थर्ड थे वो थे कॉमनर्स या कॉमन्स. अब जितने भी टैक्स थे या जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट एक्सपेंसेस थे वो सारे कॉमनर्स पे आ गई थी. सारे टैक्सेस कॉमनर्स पे इम्पोज हो गए थे. जो क्लर्जी थे वो भी राइट्स एंजॉय करते, जो नोबिलिटी थे ये भी रिच थे और इन पे कोई टैक्स नहीं था, नो टैक्स. इन दोनों पे कोई टैक्स नहीं था. सारे टैक्स जो थे वो कॉमन पीपल्स पे आ गए थे. जिन इनकी जो क्लर्जी और नोबिलिटी थी वो तो काफ़ी लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करते थे, लेकिन जो कॉमन पीपल थे उनकी लाइफ काफ़ी माइजरेबल होती थी. मतलब न तो उन सारा टैक्स उन पे इम्पोज था, सो उनकी कंडीशंस काफ़ी बिगड़ी हुई थी. अब जो स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास लेट थी उन्होंने कॉमन पीपल को, उनके कॉमन पीपल ने फाइट करना स्टार्ट कर दिया. A strong middle class led to common people to fight for their rights against oppression. जो उनको दबाया जा रहा था उनके खिलाफ वो अपने राइट्स को बढ़े. इसमें भी कुछ फिलोसोफर थे जैसे कि रूसी, हम पहले देख चुके थे, वोल्टेयर एंड मॉन्स्टेग्यू. जिन्होंने जो फ्रेंच की मोनार्की थी उनको ओपनली चैलेंज किया. जो फ्रेंच मोनार्की थी उसको ओपनली चैलेंज किया और पीपल को इनकरेज किया कि वो अपने राइट्स के लिए सोचें और उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाएं. फाइनली इन जुलाई 1789 फ्रेंच में एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ. फ्रेंच के रिवॉल्यूशन में जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया. नेशनल असेंबली. उन्होंने मोनार्की के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया. उन्होंने वहाँ के प्रिजन जो था उसको तोड़ दिया और जो वहाँ के प्रिजन के जो कैदी थे उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर दिया. इससे हुआ ये कि जो मोनार्की थी वो कंप्लीटली ख़त्म हो गई. मोनार्की ख़त्म हो गई और जो वहाँ के किंग और क्वीन थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया. किंग और क्वीन को एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब फांसी दे दी गई. और फ्रांस ने अपने, जो फ्रांस की नेशनल असेंबली थी, फ्रांस रिपब्लिक डिक्लेयर हो गया. प्रॉपर्टी जो थी नोबिलिटी और चर्च की वो कॉमन्स में बांट दी गई. किंग और क्वीन को एग्जीक्यूट कर दिया. और जो फ्रांस के नए गाइडिंग प्रिंसिपल बन गए थे, लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, फेटर्निटी
यानी कि ब्रदरहुड, भाईचारा, और इक्वेलिटी यानी कि सबसे एक समान बर्ताव जो था वो फ्रेंच का नया गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया था और मोनार्क रूल फ्रांस में खत्म हो गया। द नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। फर्स्ट तो थिंक तो नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म मीन आइडेंटिफाइंग योर ओन नेशन एंड सपोर्ट इट। आप किस नेशन से हैं उस और आप जिस नेशन से हैं उसको सपोर्ट करना, इसी को कहते हैं नेशनलिज्म। देखिए, जो पीपल एक जगह से बिलोंग करते थे, जो कॉमन हिस्ट्री शेयर करते थे, कॉमन कल्चर शेयर करते थे, और जो एक थे, सेंस ऑफ द फील दे फील द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू वन नेशन, इसी को हम नेशनलिज्म कहते हैं। 19th सेंचुरी में इन 19th सेंचुरी जो ट्रेड और कॉमर्स था वो काफ़ी डेवलप हो रहा था। जो लोग थे वो नए आइडियाज से इन्फ्लुएंस हो गए थे, नई लर्निंग से इन्फ्लुएंस हो गए थे, और जो जो लोग एक कंट्री और एक कंट्री शेयर करते थे, एक लैंग्वेज शेयर करते थे, उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग आई। उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग आई और उन्होंने अपने नेशंस बनाने स्टार्ट किए, न्यू नेशन बेस्ड ऑन नेशनल यूनिटी वर सेट, जिन्हें कहा जाता था नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट्स। अब ये क्या चाहते थे कि जैसे जो जहाँ हम बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि हम एक कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें जो रूल करे वो भी हमारी कंट्री का ही हो। जस्ट लाइक हम इंडियंस हैं, वी आर फ्रॉम सेम नेशन, हम एक ही कल्चर शेयर करते हैं, हम एक ही लैंग्वेज शेयर करते हैं, वी आर इंडियंस। तो हम क्या चाहते हैं कि हमें जो रूल करे, हमारी जो गवर्नमेंट हो वो भी क्या हो, इंडियन हो, कोई फॉरेन गवर्नमेंट हमको रूल ना करे। इसी तरह नेशन स्टेट्स फॉर्म होने लगे, मतलब जो नेशंस थे वही चाहते थे कि हमको हमारी नेशन की गवर्नमेंट ही रूल करे। वैसे ही इटली, जर्मनी, पोलैंड, ग्रीस, यहाँ के पीपल ने एक मूवमेंट लॉन्च किया कि जो भी इनके यहाँ के फॉरेन रूलर्स थे, जो भी इनके यहाँ के फॉरेन रूलर्स थे, वो उनको हटा देंगे और ये अपने कंट्री के जो रूलर्स हैं उनको सेट करेंगे। इन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया टू रिमूव फॉरेन रूलर्स एंड वर एबल टू सेटअप अ गवर्नमेंट अंडर देयर ओन रूलर्स। उन्होंने अपने रूलर्स के अंडर गवर्नमेंट सेटअप की। जो स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म और लॉयलिटी का जो एक लॉयलिटी थी वो अब फैल गई थी ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। इन लोगों के सक्सेस ने लोगों को और इंस्पायर किया कि वो भी अपने नेशन के लिए फाइट करें और अपना इंडिपेंडेंस, फ्रीडम गेन करें, यानी कि वो भी अपने ही रूलर्स के अंडर, उनके जो रूलर हो वो भी अपने ही हो। जैसे कि जैसे इंडिया को ब्रिटेन ने रूल किया, ब्रिटिशर जो थे वो इंडियन नहीं थे, तो हम क्या चाहते थे कि हमें जो रूल करे वो इंडियन हो। तो इटली, जर्मनी और पोलैंड और ग्रीस के इंडिपेंडेंस के बाद सब में ये फीलिंग आई कि हमें भी हमारा रूलर सिलेक्ट करना है, कोई और फॉरेनर हमें रूल नहीं करे। द नेक्स्ट इज राइज ऑफ सोशलिस्ट थॉट एंड रशियन रिवॉल्यूशन। देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उसने कंट्रीज को दो पार्ट में बांट दिया। एक थे कैपिटलिस्ट, हम पहले भी बात कर चुके हैं, कैपिटलिस्ट जो कि हैव्स थे, इनके पास सब कुछ था, और एक थे वेज अर्नर्स, यानी कि हैव नॉट्स। वेज अर्नर्स, हैव नॉट्स।
अब जितना भी प्रॉफिट होता, जो भी होता, वो कैपिटलिस्ट के हाथ में ही था। वही इंडस्ट्रीज चलाते, प्रॉफिट भी वही कमाते, और जो वेज अर्नर्स थे उनको कुछ नहीं मिलता, दे वर हैव नॉट्स। द कैपिटलिस्ट थे वही प्रोडक्शन को कंट्रोल करते और प्रॉफिट भी उन्हें ही मिलता। अब जो मैनी फिलोसोफर्स थे अगेन, उन्होंने ये कहा कि सबको एक समान सबके साथ बर्ताव हो। आइडिया ऑफ कम्युनिज्म का आइडिया स्टार्ट हुआ। कुछ फिलोसोफर थे जैसे कि कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कैपिटल सोसाइटी को और एक बुक भी पब्लिश की जिसे कहते हैं दास कैपिटल। एक बुक पब्लिश हुई जिसे कहा जाता है दास कैपिटल। इस बुक का आइडिया था कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का क्या मतलब होता है कि अ सिस्टम इन विच प्रॉपर्टी ऑफ ईच पर्सन इज ओन्ड बाय अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। मतलब हर इंसान की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी हो, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट्स मिले, हर कुछ उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको मिले। जो कैपिटलिस्ट सारे राइट इंजॉय कर रहे हैं वैसा नहीं हो, जिससे इंडस्ट्रीज, लैंड, एग्रीकल्चर, फार्म्स जो भी थे वो सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल हो। दे आर टू बी कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी एंड प्रोडक्शन ऑफ द प्रॉफिट मस्ट बी इक्वली शेयर्ड बाय ऑल। और जो प्रॉफिट है वो सबकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग इक्वली शेयर हो। मतलब जो कैपिटलिस्ट सारा प्रॉफिट ले लेते हैं वैसा नहीं हो। ऐसा कम्युनिज्म का आइडिया था। अब आइडिया जो कम्युनिज्म का आइडिया था वो एक वाइल्ड फायर, मतलब एक आग की तरह सब जगह फैला। और वैसे ही जो लेनिन थे, लेनिन एक फिलोसोफर का नाम है जिन्होंने सक्सेसफुली वर्कर्स रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया रशिया में। वर्कर्स रिवॉल्यूशन इन रशिया। रिवॉल्यूशन इन रशिया। जो उन्होंने वर्कर्स रिवॉल्यूशन रशिया में स्टार्ट किया, और जो रशिया का द सिजार ऑफ द रशिया वाज ओवरथ्रोन। सिजार कहने का मतलब जो रशिया का एम्पायर था या जो किंग था उसे ओवरथ्रोन कर दिया। और जो द सिजार वाज ओवरथ्रोन, द फर्स्ट सोशलिस्ट रिपब्लिक सेटअप इन रशिया। जो रशिया था वो अपने आप में एक रिपब्लिक सेट हुआ। अब देखिए दो कंट्रीज थी, एक कैपिटलिस्ट थी और एक थी सोशलिस्ट, या जिसे कह सकते हैं कम्युनलिस्ट, कम्युनिस्ट कंट्री। यानी कि जो ये चाहते थे कि जो सबके एबिलिटी के अकॉर्डिंग सब में डिवाइड हो। दो टाइप की कंट्रीज थी, एक थी कैपिटलिस्ट और एक कम्युनिस्ट। अब इन दोनों के बीच में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी और जो कम्युनिस्ट कंट्री थी इनके बीच में हॉस्टिलिटीज क्रिएट हुई, मतलब अनफ्रेंडलीनेस। इन दोनों कंट्रीज के बीच में, यानी कि जो कुछ कंट्रीज थी वो कैपिटलिस्ट थी, कुछ कंट्रीज थी जो कम्युनिस्ट थी, इनके बीच में अनफ्रेंडलीनेस क्रिएट हुई जिससे कि काफ़ी टेंशन था। और इस सिचुएशन को कहते हैं हम कोल्ड वॉर। मतलब इनके बीच में टेंशन चलती रहती। कैपिटलिस्ट कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो चल रहा है जैसे कि सारा प्रॉफिट कैपिटलिस्ट के हाथ में होगा, कैपिटलिस्ट मोनोपोली रखेंगे प्रॉफिट में, और कम्युनिस्ट कहते थे कि प्रॉफिट सब में डिवाइड होगा उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, जिससे इस सिचुएशन को हम कहते हैं कोल्ड वार। तब हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत महसूस हुई कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जिससे ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन सेट हो जिससे पीस क्रिएट हो, शांति बनी रहे सबके बीच में, और सिक्योरिटी रहे कि फिर से कोई दोबारा कोई वॉर ना हो, कंट्रीज आपस में कोई वॉर क्रिएट ना करे। तब यूएनओ की फॉर्मेशन हुई। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन।
जिसका काम क्या है, सारी कंट्रीज में पीस और सिक्योरिटी बनाए रखना, कि जितनी भी कंट्रीज है वो पीस, जहाँ वहाँ पे पीस हो यानी कि शांति हो और सिक्योरिटी हो। अब इंडिया और कई कंट्रीज इसकी एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स हैं, अभी भी एक्टिवली पार्टिसिपेंट हैं। दैट्स ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। देखिए एक बार रिकॉल करते हैं, हमने सबसे फर्स्ट सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री देखी कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेज थे, न्यूज़पेपर, हिस्टोरिकल, बिल्डिंग, जो भी आर्ट वर्क थे, ये सारे हमने सोर्सेज देखे। फिर एक ओवरव्यू देखा हमने 18th सेंचुरी का, फिर रिनेसेंस एंड इट्स इफेक्ट ऑन द पीपल ऑफ यूरोप। नेक्स्ट जो हमने देखा वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों हुआ और क्या था। फिर 18th सेंचुरी के कुछ इन्वेंशंस देखे, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म कैसे राइज हुआ ये देखा, इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म हुआ, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आए ये हमने देखा, जैसे कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, इकोनॉमिक और सोशल। फिर द अमेरिकन रिवॉल्यूशन देखा, फिर हमने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फिर नेशनलिज्म की कैसे ग्रोथ हुई ये देखा, और लास्ट में हमने देखा राइज ऑफ सोशलिस्ट थॉट एंड रशियन रिवॉल्यूशन। दैट वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर।